सोशल साइंस क्लास 9th हिस्ट्री, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। और ये हमारा थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम देखेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अ कोर्स ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसोफर। जीविका का संकट, जीविका के संकट का चक्र, उदय होता हुआ मध्यम वर्ग और दार्शनिकों का प्रभाव। जो हमने पिछले अपने वीडियोस में देखा है कि फ्रांसीसी क्रांति किन किन कारणों से हुई, उसके लिए समाज के कौन कौन से हालात जिम्मेदार थे, कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, तो उसी में अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष। उसके बाद जीविका के संकट का चक्र कैसे चलता है। उसी समय फ्रांस में एक क्लास का उदय हुआ, मिडिल क्लास का, मध्यम वर्ग का, जो कि इस क्रांति की वाहक बनी, और उस क्रांति के कारणों के पीछे जो दार्शनिकों का प्रभाव था, वो सब इस वीडियो में हम समझेंगे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष या जीवित रहने के लिए संघर्ष। उस समय फ्रांस की ऐसी परिस्थिति थी कि वहाँ जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, उसमें जो मैक्सिमम लोग पुअर थे, गरीब थे, उनके सामने सर्वाइवल का संकट खड़ा हो गया था। सर्वाइवल के लिए भी उन्हें अपने स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। तो वो क्या परिस्थितियाँ थी। The population of France in 1715 was 23 millions, and in 1789 the population rose to 28 millions. फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 23 मिलियन थी, और जो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। मतलब 5 मिलियन लोग, 5 मिलियन लोग मतलब 50 लाख लोगों की संख्या बढ़ गई। सो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स आल्सो इंक्रीज्ड। जब लोगों की संख्या बढ़ गई तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो खाद्यान्न थे, खाद्यान्न यानी कि भोजन वाले जो अनाज थे, उनकी मांग भी बढ़ गई। दिस कंडीशन लेड टू रैपिड राइज इन द प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इन सारी परिस्थितियों का परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। ये एक कॉमन लॉ होता है मार्केट का कि किसी भी चीज़ की कीमत डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होती है। बाज़ार में किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि किसी वस्तु की मांग ज़्यादा है और उसकी आपूर्ति कम है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और यहाँ ऐसा ही हो रहा था कि खाद्यान्न की आपूर्ति तो कम थी, खाद्यान्न का प्रोडक्शन तो कम हो रहा था, क्योंकि उस समय कृषि के आधुनिक तरीके नहीं थे बाज़ार में। लोगों के पास पुराने परंपरागत तरीक़ों से कृषि की जाती थी। तो उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जाने के कारण डिमांड बढ़ती जा रही है। तो डिमांड बढ़ने के कारण खाद्यान्न की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। द वेजेस वर फिक्स्ड एंड डिडंट कीप पेस विद द प्राइस राइज। और जो अधिकांश लोग थे वो वर्कशॉप्स में, कारखानों में काम करते थे, जहां उनको एक फिक्स्ड मजदूरी मिलती थी, निश्चित मजदूरी मिलती थी। और वो निश्चित मिलने वाली मजदूरी जो थी, वो बढ़ती हुई कीमतों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही थी। इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा था। लोगों की आमदनी और लोगों के खर्च का गैप बढ़ता जा रहा था। खर्च बहुत ज़्यादा था और आमदनी बहुत ही कम थी उसके हिसाब से। द कंडीशन गॉट वर्स इन द ईयर्स ऑफ ड्रॉट और हेल। और जब कभी ऐसा होता था कि अकाल पड़ जाता था या ओलावृष्टि हो जाती थी, तो फसल खराब हो जाती थी और ये परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा खराब हो जाती थी। सो कंडीशन ऑफ द पुअर वाज टर्निंग टू पुअरर एंड रिच वर बिकमिंग रिचर। द गैप बिटवीन देम वाइडन। और इस सारी परिस्थिति से ये परिणाम सामने आया कि गरीब जो थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे थे, क्योंकि जो उनकी इनकम थी उसका मैक्सिमम पार्ट वो था अपने सर्वाइवल के लिए ही खर्च कर रहे थे, फूड ग्रेन खरीदने में ही खर्च हो रहा था, और तब भी वो फूड ग्रेन की कीमतों का सामना नहीं कर पा रहे थे। और जो धनी लोग थे वो धनी और ज़्यादा धनी होते चले जा रहे थे। तो दोनों के बीच का जो गैप था वो चौड़ा होता जा रहा था। उसकी चौड़ाई यानी कि अमीर और ज़्यादा अमीर, गरीब और ज़्यादा गरीब, और इस तरह से दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा था। ऑल दीज कंडीशंस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ थर्ड एस्टेट मेंबर्स। और इन सारी परिस्थितियों के कारण जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, उनमें से अधिकांश लोगों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस, जीविका का संकट। जीविका का संकट एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति के जीवित रहने के न्यूनतम साधन जो है वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। वो व्यक्ति अपने लिए जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी नहीं जुटा पाता। उस स्थिति को हम जीविका का संकट कहते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस इज अ कंडीशन व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू एक्वायर द मिनिमम रिसोर्सेज फॉर हिज सर्वाइवल।
जब अपने सर्वाइवल के लिए वो मिनिमम रिसोर्सेज भी एक्वायर नहीं कर पाता, तो उस स्थिति को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस या जीविका का संकट कहते हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ चल रही थी, इनमें थर्ड स्टेट के ज़्यादातर लोगों के सामने जीविका का संकट खड़ा। द कोर्स ऑफ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, जीविका के संकट का एक चक्र दिखाया है। यहाँ पर इन्होंने एक चक्र बना के दिखाया है कि जीविका का संकट कैसे चलता था। फर्स्ट इज बैड हार्वेस्ट, फसल खराब होती है। किसी साल फसल खराब हुई है, उस खराब फसल का परिणाम ये होगा स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन, खाद्यान्न का अभाव हो जाएगा। खाद्यान्न का अभाव होगा, मार्केट में सप्लाई कम होगी खाद्यान्न की, तो उसका रिजल्ट आएगा राइजिंग फ्रूट प्राइसेस, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब उनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। सेकंड नंबर। उसके बाद द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, तो जो बहुत निर्धन लोग हैं, निर्धनतम लोग हैं, वो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, अपने लिए वो रोटी का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। जब वो रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे वीकर बॉडीज़, उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर शरीर होगा तो उसका परिणाम होगा डिजीज़ एपिडेमिक्स, उनको बीमारियां और महामारियां फैल जाएंगी। और बीमारियां और महामारियां फैलने से फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, मृत्यु की संख्या, मृत्यु दर की संख्या बढ़ जाएगी। और एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब लोग ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, तो जो हम 4 नंबर पे देखते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा कि फूड राइट्स हो जाएंगे, यानी कि खाद्यान्न के दंगे हो जाएंगे। लोग दुकानों को लूट लेंगे, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, दंगे फैल जाएंगे। उस स्थिति में भी ये होगा कि दंगों में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और उसका रिजल्ट भी वही 5 नंबर जो है इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ पे पहुंच जाता है, मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये एक साइकिल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है, जिसके कारण निर्धन लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। चाहे वो उनका फसल खराब होने से कीमतें बढ़ रही हैं, वो अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, तब उनकी मृत्यु हो रही है। और दूसरी कंडीशन में जब वो नहीं खरीद पाते, तो वो समाज में दंगे फैल जाते हैं, लूटपाट फैल जाती है। उसका परिणाम भी यही होता है कि दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, उभरता हुआ मध्यम वर्ग। तो जो फ्रांस के समाज में ये सारी परिस्थितियाँ चली आ रही थी कि फ्रांस का समाज वर्गों में बटा हुआ था, उसमें तीसरे वर्ग का ही सबसे ज़्यादा शोषण था, उन्हें टैक्स भी अधिक देने पड़ते थे। साथ ही साथ फ्रांस में एक राजतंत्र था, और वहाँ इनएफिशिएंट राजा शासन कर रहा था, जो उन परिस्थितियों को नहीं संभाल पा रहा था। फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था, और उस खजाने के भरने के लिए या अपने खर्च को चलाने के लिए राजा अधिक मात्रा में टैक्स लगाना चाहता था, और पूरे समाज में एक अव्यवस्था की स्थिति फैली हुई थी। थर्ड स्टेट के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष चल रहा था। उसी कंडीशन में एक नए क्लास का उदय हुआ, एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे कि मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग कहा गया। इन पास्ट आल्सो peasants and workers had participated in revolt against rising prices and food scarcity, but those revolts failed due to lack of proper guidelines. तो अतीत में भी ऐसा हुआ था, जबकि खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों और खाद्यान्न के अभाव से परेशान होकर किसानों और श्रमिकों ने विद्रोह किया था, और उन्होंने उन विद्रोहों में पार्टिसिपेट किया था, योगदान किया था। लेकिन वो सारे विद्रोह फेल हो गए थे। और वो क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि उनको दिशा निर्देश नहीं मिल पाया था, उनको सही नेतृत्व नहीं मिल पाया था। पहले भी ऐसे हुआ कि कीमतें बढ़ने लगीं, खाद्यान्न की कमी आ गई, लोग परेशान हो गए और लोगों ने विद्रोह किए, लेकिन वो विद्रोह छोटे मोटे विद्रोह के रूप में रहे, उन्हें कोई नेतृत्व देने वाला नहीं मिल सका, इसलिए वो विद्रोह फेल रहे। In 18th century, a new social group emerged, termed as middle class. This group included rich merchants, manufacturers, educated professionals such as lawyers and administrative officers. तब अभी 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। फ्रांसीसी समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे उन्होंने मध्यम वर्ग कहा। और इस वर्ग में थर्ड एस्टेट के कुछ लोग शामिल थे। कौन लोग थे वो? उसमें धनी व्यापारी, धनी फैक्ट्री के स्वामी जो होते थे, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, निर्माण का काम होता था, वो लोग शामिल थे। और कुछ शिक्षित पेशेवर लोग शामिल थे, जैसे कि लॉयर्स, वकील और प्रशासनिक अधिकारी। तो थर्ड एस्टेट में आने वाले धनी लोग, शिक्षित संपन्न लोगों ने एक समूह बना लिया अपना, या कहो कि वो एक नए सामाजिक वर्ग के रूप में उभरे, और उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं का विरोध करने का निर्णय लिया।
This group was against giving any privilege by birth, and we know that first estate and second estate enjoyed special privilege by birth. हम पहले पढ़ते आए हैं कि फ्रांस के समाज में जो प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट, प्रथम एस्टेट यानी पादरी वर्ग और द्वितीय एस्टेट यानी कि कुलीन वर्ग, इन लोगों को कुछ जन्म से ही विशेष अधिकार मिले हुए थे। लेकिन अभी जो समाज का एक नया वर्ग बना है, मध्यम वर्ग, वो इस तरह के किसी भी विशेष अधिकार के सख्त खिलाफ था। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप, सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट ऑफ अ पर्सन। तो इन लोगों का मानना था कि समाज में किसी व्यक्ति की जो पोजीशन है, किसी व्यक्ति का जो महत्व या स्थान है, वो उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसको स्पेशल पोजीशन मिलनी चाहिए, भले ही उसका जन्म किसी भी एस्टेट में हुआ हो, किसी भी परिवार में हुआ हो। दिस मिडिल क्लास इमेजिन्ड अ सोसाइटी विच वाज फ्री फ्रॉम स्पेशल प्रिविलेज। तो इस मध्यम वर्ग ने एक ऐसे समाज की कल्पना करी जो किसी जन्म के आधारित अधिकार से, विशेष अधिकार से पूरी तरह मुक्त हो। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी भी व्यक्ति को जन्म के कारण कोई विशेष अधिकार ना मिले, ऐसी सोसाइटी की इन्होंने कल्पना करी। हालांकि वो अभी केवल कल्पना है, वो रियलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कल्पना करी और एक विचार लोगों के सामने रखा। इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसोफर्स, दार्शनिकों का प्रभाव। इसी समय फ्रांस में कुछ ऐसे दार्शनिक हुए, दार्शनिक मतलब विचारक, जो समाज के सामने नए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, नए विचार रखते हैं और समाज उन आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो लोग दार्शनिक या विचारक कहलाते हैं। John Locke and Jean-Jacques Rousseau, the two famous philosophers, put forward an idea of a society which is based on freedom, equal laws and opportunities for all. तो दो प्रमुख दार्शनिक हुए, जॉन लॉक और रूसो। तो इन दोनों दार्शनिकों ने एक ऐसे समाज का विचार लोगों के सामने रखा जो समाज स्वतंत्रता पर, समान कानूनों पर और सभी के लिए अवसर पर आधारित हो। जॉन लॉक ने और जॉर्ज रूसो ने एक ऐसा विचार रखा कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिस समाज में सभी के लिए स्वतंत्रता होगी, सभी के लिए एक समान कानून होंगे और सभी लोगों के सामने आगे बढ़ने के एक समान अवसर मौजूद होंगे। जॉन लॉक रिफ्यूज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने एक फेमस बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इस बुक में अपनी उन्होंने जो एक सिद्धांत चल रहा था कि राजा को डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट है, राजा को ईश्वरीय और संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, उस विचारधारा का उसने खंडन कर दिया। जॉन लॉक ने इस विचारधारा को मानने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि राजा को ईश्वरीय अधिकार प्राप्त हैं। उस समय समाज में ये विचारधारा थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजा को डिवाइन पावर होती है, ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं और उसको एब्सोल्यूट राइट है, मतलब संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। तो ये जो विचारधारा थी, इसको जॉन लॉक ने इसका खंडन किया। Rousseau carried forward this idea and presented the idea of a government which is based on a social contract between people and their representatives. रूसो ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जॉन लॉक की जो विचारधारा थी, रूसो ने भी उसको सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया और उन्होंने एक ऐसी सरकार की कल्पना की जो नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक अनुबंध पर आधारित हो। मतलब रूसो ने कहा कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सरकार जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मिलजुल कर चलाएं। यानी कि एक तरह से ये डेमोक्रेसी का विचार था, प्रजातंत्र का विचार था। जबकि हम जानते हैं कि फ्रांस में उस समय राजतंत्र चल रहा था, लेकिन लोगों के मन में, दार्शनिकों के मन में लोकतंत्र की कल्पना जन्म लेने लगी थी। Montesquieu, another philosopher, proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. This idea was inspired by USA. एक दूसरे दार्शनिक हुए मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक विचार रखा कि सरकार की शक्तियाँ तीन अंगों के बीच में बटी होनी चाहिए। वो तीन अंग कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, जिसे हम कहते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव्स, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, एंड जुडिशरी, जो कि न्यायपालिका कहलाती है। तो मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि सरकार की शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बटी हुई होनी चाहिए, तीनों को मिलजुल कर सरकार चलानी चाहिए। उनका जो ये विचार था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से प्रभावित था। संयुक्त राज्य अमेरिका में
शासन की शक्तियाँ इन 3 अंगों के बीच में बटी हुई थी और इसी से प्रेरित होकर मॉन्टेस्क्यू ने ये विचारधारा सामने रखी। All these ideas were published in newspapers and books. Discussions took place on these topics in coffee houses and other public places. तो ये जो सारे विचार थे ये उनकी बुक्स में पब्लिश हो रहे थे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ये विचार आने लगे और लोग इन विचारों को पढ़कर इनके बारे में डिस्कशन करने लगे। कॉफ़ी हाउस में जहाँ लोग इकट्ठे होते थे या किसी दूसरे सार्वजनिक स्थान पर जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, लोग इन सारी बातों पर विचार करते थे, बहस करते थे, बातचीत करते थे। So by direct and indirect sources, these ideas reach to all the educated, uneducated, rich and poor people of the third state. तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संसाधनों से ये सारे विचार थर्ड स्टेट के शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर सभी लोगों के पास पहुंच गए। शिक्षित लोग तो खुद इन बुक्स को, न्यूज़पेपर को पढ़ लेते थे और जो अशिक्षित लोग थे वो इन चर्चाओं को सुनते थे और शिक्षित लोग उनको पढ़ कर किताबें सुनाया करते थे, जिससे थर्ड स्टेट के सभी लोगों के मन में ये विचार आने लगे कि जब इस प्रकार की सरकारें हो सकती हैं तो हमारे देश में ऐसी सरकार क्यों नहीं हो सकती। ये कल्पना उनके दिमाग में साकार होने लगी। In these circumstances, when the news that Louis XVI was planning to increase taxes reached to the people, a feeling of anger was generated. तो इन सारी परिस्थितियों में, जो अभी तक हमने सारी परिस्थितियाँ पढ़ी हैं, थर्ड एस्टेट की क्या कंडीशन थी, उनके सामने जीविका का संकट था, लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित हो रहे थे, तो इन सारे हालात में जब लोगों के पास एक खबर पहुंची कि लुई 16 टैक्स बढ़ाने वाला है, वो टैक्स क्यों बढ़ाने वाला है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसका खजाना खाली हो चुका था और उसके ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो टैक्स बढ़ाना चाहता था। तो जनता तक जब ये खबर पहुंची कि लुई 16 टैक्स बढ़ाने की योजना बना रहा है तो थर्ड एस्टेट के लोगों में गुस्सा फैल गया। एंड दिस एंगर वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। और ये जो गुस्सा था, नाराजगी थी, ये ही क्रांति का एक मुख्य कारण बन गई, यही क्रांति का एक आधार बन गई। अब वो क्रांति कैसे हुई, टैक्स बढ़ाने के लिए लुई 16 ने क्या किया, क्या वो टैक्स बढ़ा पाया, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।